गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। बेसिकली आज हम नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे एंड उसके फीचर्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू, आज हम नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया, तो वो करा गया सितंबर 2015 में, मतलब बहुत रिसेंट, आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो है प्रोमलगेट करा गया। दैट मीन्स ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया। एंड जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां का फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक कंट्री का फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो वैसे ही नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां का क्या है, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, इसने क्या करा, इसने नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? इसको अभी हम फीचर्स में समझेंगे कि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उसने क्या करा, उसने नेपाल को जो है एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। एंड ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन है सिंस द कंट्रीज यूनिफिकेशन, मतलब जब से कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ है तब से ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुके हैं, बट अभी जो मेन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो दैट इज जो कि बना था सितंबर 2015 में, तो दैट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम थोड़ा सा नेपाल एज अ कंट्री उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो कंट्री है नेपाल वो किस में डिवाइडेड है, वो 7 प्रोविंसेस और 753 लोकल गवर्नमेंट्स में जो है डिवाइडेड है, ताकि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जा सके। मतलब कहीं पे भी पावर जो है एक जगह ना रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह ना रहे, उसको शेयर करने के लिए वहां पे कितनी प्रोविंसेस है, वहां पर 7 प्रोविंसेस एंड 753 लोकल गवर्नमेंट्स है। तो ये चीज हमने बात करी अबाउट द कंट्री नेपाल। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या बोला, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बोला, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन है सिंस द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। एंड ये कब जो है इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया, तो ऑन सितंबर 2015। ठीक है, एंड इसने बेसिकली नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, नेपाल को कैसे स्टैब्लिश करा एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब क्या होता है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग, वो अब हम फीचर्स में देखते हैं। तो अगर हम नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट फीचर ये आ जाता है दैट इट्स अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि नेपाल को डिक्लेयर कर रखा है एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये है कि वहां पर कोई भी मोनार्की नहीं है। मोनार्की समझो, मोनार्की मतलब आप एक तरीके से ये समझ सकते हो जहां पर किंग या क्वीन के पास पावर्स होती है। अब वो एब्सोल्यूट पावर्स भी हो सकती है या कुछ लिमिटेड पावर्स भी हो सकती है। जैसा कि हमने डिस्कस कर भी रखा है, मोनार्की 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क के पास, मतलब काइंड ऑफ किंग और क्वीन के पास एब्सोल्यूट पावर्स होती है, अनलिमिटेड पावर्स होती है, वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स लिखी हुई होती है उतनी ही पावर्स मोनार्क के पास होती है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड पावर्स होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ मोनार्की का मतलब, एंड एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब। अब हम वापस इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी मोनार्की नहीं है, और गवर्नमेंट को कौन चूज करता है, गवर्नमेंट को जो है लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल इसके वर्ड से भी समझ सकते हो। डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेसी, मतलब जहां पर लोगों के पास पावर है। गवर्नमेंट किसकी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक वो होता है जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उन्हें लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रिपब्लिक। एंड फेडरल मतलब क्या होता है, तो फेडरल मतलब जहां कहीं ना कहीं पावर्स डिवाइडेड होती है, तो वो चीज हमने बोली। बट वैसे फेडरल के और भी फीचर्स होते हैं, केवल ये नहीं बोलेंगे कि पावर्स डिवाइडेड होती है तो वो फेडरल कंट्री हो गई, बट और भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, बट मेन जो फीचर हम बात कर रहे हैं इन तीनों के, फेडरल, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के, तो ये फीचर्स है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि फेडरल का मतलब क्या हुआ, पावर डिवाइडेड होती है, तो सेम वैसे ही यहाँ नेपाल में भी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, 7 प्रोविंसेस एंड द लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्रोविंसेस के पास है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो आई होप आपको इस फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब समझ में आएगा कि जहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चूज होती है। ठीक है, और पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द 7 प्रोविंसेस। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम।
अब नेपाल में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में भी जो है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो उसका एग्जाम्पल होगा यूएस, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। तो अब वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होती है नेपाल के अंदर, तो वहाँ पे 2 जने एग्जीक्यूटिव्स है, दैट इज प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वन इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है विद एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब इसको वापस से समझ लो, वैसे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है दैट व्हाट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट एक बार वापस से समझ लो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता क्या है। तो हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं जिनके पास नेम से एक पावर्स होती है, मतलब नाम के लिए पावर्स है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो होते हैं जिनके पास एक्चुअल पावर्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट है, बिकॉज इनके पास नेम से पावर्स है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर में लिख रखी है वो पावर्स इनके पास है, ठीक है। बट एक्चुअल में पावर्स को कौन एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहती है तो एक बहुत सिंपल और ईजी वे है इसको लर्न करने का या इसको समझने का। आप जिसका नेम ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखते हो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। एक तरीके से समझ सकते हो आप, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है ज़्यादा न्यूज़पेपर में दिखाई देता है, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर हम जैसे यूएस की बात करें तो यूएस में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट केवल एक ही है, दैट इज ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे क्या हो रखा है, हेड ऑफ द स्टेट अलग है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है। तो सेम वैसे ही नेपाल में हेड ऑफ द स्टेट नेम से एक पावर्स, नाम की पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर, उनके पास क्या है, एक्चुअल पावर्स है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स है जिन्हें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली। अब वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, दैट मीन्स जो कि लॉज बनाती है, वो भी कैसी है, वहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे कि इंडिया में बाई कैमरल मतलब होता है, बाय मतलब होता है 2, कैमरल मतलब होता है हाउस। तो वहाँ पर भी जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउस है, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को वहाँ बोलते हैं नेशनल असेंबली एंड लोअर हाउस को वहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आई होप आपको ये सेकेंड फीचर भी क्लियर हुआ होगा जिसमें हमने बात करी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। नाउ हमारा थर्ड फीचर आता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड कराता है टू इट्स सिटीजन्स, एंड वो क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये वही नॉर्मल राइट्स है जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इक्वालिटी मतलब हो गया दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। फ्रीडम मतलब दैट यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, यू हैव द राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। एजुकेशन दैट मीन्स आपके पास एक कहीं ना कहीं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है अप टू अ सर्टेन लेवल। उसके बाद हेल्थ में आ गया दैट यू हैव द एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, की कोई भी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, मतलब उसका इजीली यूज ले सकते हो, तो वो चीज यहाँ पर आ गई। एम्प्लॉयमेंट में आ गया दैट यू हैव द राइट टू वर्क एंड आपको फेयर वेजेस का पूरा राइट है। अब दैट मीन्स आपकी जो वेजेस होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू वर्क होनी चाहिए। वेजेस मतलब होता है सैलरी, है ना। एंड नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, दैट मीन्स स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं वुमेन्स के लिए, दलित्स के लिए, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए, या जो डिफरेंटली एबल्ड है उन लोगों के लिए। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे राइट्स एंड ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को दे रखे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल राइट्स है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इन फंडामेंटल राइट्स में, बट फिर भी अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट समझ में नहीं आता है या किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहता है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो सेक्युलर कंट्री, तो सेक्युलर मतलब होता है दैट यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। वहां का मतलब उस कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। जैसे कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई ऑफिशियल रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही नेपाल भी जो है एक सेक्युलर स्टेट है, दैट मीन्स वहां पर भी फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, एंड वहां भी किसी सिंगल रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी गई है। तो वो चीज हमने यहाँ बात करी इन द सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर हम बात करें तो नेपाल में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
ताकि जस्टिस इंश्योर किया जा सके, मतलब सबको न्याय मिले एंड कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड करा जा सके। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिखा हुआ है उसका सही इंटरप्रिटेशन निकले एंड उसके अकॉर्डिंग ही जस्टिस मिले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज का गलत इंटरप्रिटेशन निकाला जाए, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि नेपाल में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ताकि जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। अब उस जुडिशरी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो उस जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट्स आ जाते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट्स आ जाते हैं प्रोविंसेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं लोकल मैटर्स के लिए। तो ये सब चीजें हमने बात करी इन द जुडिशरी ऑफ नेपाल, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब बराबर है एंड इंक्लूसिवनेस मतलब सबको इंक्लूड करने वाली चीज, ठीक है। तो जो ये नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेनली किस चीज पे फोकस देता है, ये मेनली फोकस करता है इंक्लूसिवनेस एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, बट अभी ये देख लो कि ये किसके लिए बोल रहा है कि किनका इंक्लूसिवनेस या किनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पे बात करें विमेंस की, दलित्स की, इंडिजीनियस ग्रुप्स की, मेथिसिस की एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है इनका एक बार अपन मेन मीनिंग समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली विमेंस यू नो, दलित्स बेसिकली द शेड्यूल कास्ट, इंडिजीनियस ग्रुप्स हम कह सकते हैं जितनी भी आदिवासी जनजाति है उनसे रेफर कर सकते हैं हम इंडिजीनियस ग्रुप्स, ठीक है, कि जो बहुत टाइम से नेपाल में रहते हुए आ रहे हैं सेंचुरीज से एंड उनकी खुद की कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, कुछ ट्रेडिशंस है। तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ कह सकते हैं आदिवासी जनजाति आर नोन एज इंडिजीनियस ग्रुप्स, ठीक है। मधेसिस बेसिकली एथनिक और कल्चरल ग्रुप होता है जो कि वहाँ की एक रीजन है दैट इज तराई रीजन, ठीक है, वहां से एसोसिएटेड है। एंड वो तराई रीजन बेसिकली कहाँ है, तो अपन कह सकते हैं नेपाल की सर्दर्न पार्ट में जो है वहां पर है तराई रीजन, ठीक है। तो एक एथनिक और कल्चरल ग्रुप है जो कि कहाँ पर है, तराई रीजन ऑफ नेपाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वो चीज हमने बोली। एंड द पीपल विद डिसेबिलिटीज मतलब जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए बेसिकली इंक्लूसिवनेस एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है। अब क्या होता है इंक्लूसिवनेस एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो इंक्लूसिवनेस मतलब इन सबको भी इंक्लूड करना, ठीक, या फिर इन सबका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि जैसे एक इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, जैसे पाई चार्ट्स में अपन देखते हैं ना कि कितने प्रोपोर्शन क्या क्या सब चीजें, या लैंड का अपन प्रोपोर्शन देखते हैं, तो वैसे ही सबको इक्वल प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज हमने बात करी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल किस चीज पे मेन फोकस करता है कि इन सारी कैटेगरीज का इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, मतलब ये भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करनी चाहिए एंड इनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर बात करी गई है। नाउ नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज लैंग्वेज एंड कल्चर। तो नेपाल में ऑब्वियसली नेपाली क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, अदर लोकल लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को भी जो है प्रमोट करता है। सेकेंड इज कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो क्या एनकरेज करती है, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड उन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। बेसिकली जितनी भी परंपरा है, जितनी भी ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, वो सारे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एज वेल एज वो प्रोटेक्ट भी रहने चाहिए कि वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कौन एनकरेज करती है, नेपाल की गवर्नमेंट एनकरेज करती है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने जस्ट देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है अदर लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स को। क्यों करता है, सो दैट उनका भी डेवलपमेंट हो, वो कहीं खत्म ना हो जाए एंड वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। नाउ नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज डिवीजन ऑफ पावर, कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, पावर को डिवाइड कर रखा है किसके बीच में, सेंटर, प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है अलग पावर्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है एंड लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, जो भी नेशनल इश्यूज है उस पर वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ रीजनल मैटर्स है तो वहां पर अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है एंड लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ भी लोकल डेवलपमेंट या गवर्नेंस करना है तो उसके लिए अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। तो उन्होंने पावर को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज नहीं रखा है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है, मतलब डिवाइड कर रखा है पावर को बिटवीन सेंटर, प्रोविंसेस एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। दैट मीन्स सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। सोवरेनिटी मतलब दैट यू आर फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री,
तो इंडिया के पास ये पावर है, ये फ्रीडम है कि वो अपने इंटरनल डिसीजंस, मतलब इंडिया के अंदर जो डिसीजंस हो रहे हैं वो खुद से ले सकती है, एंड इंडिया से रिलेटेड जो बाहर के एक्सटर्नल डिसीजंस है वो भी इंडिया खुद से ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल रखा है कि जो सोवरेनिटी है या जो पावर है वो किसके पास लाई करती है, वो किसके पास है, तो लोगों के पास है। जो नेपाल के लोग हैं उनके पास वो सोवरेनिटी, वो पावर है। ठीक है, तो इससे क्या इंश्योर किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन इंश्योर किया जा रहा है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पावर किसके पास हो, लोगों के पास हो। तो वैसे ही यहाँ पे जो सोवरेनिटी है, फ्रीडम टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस, तो ये वाली जो पावर है, ये वाली जो फ्रीडम है वो किसके पास है, नेपाल के लोगों के पास है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई होगी, बिकॉज केवल बेसिक सा है। सोवरेनिटी का मतलब समझ लो, डेमोक्रेटिक का मतलब समझ लो। ठीक है, तो सोवरेनिटी मतलब दैट यू हैव द फ्रीडम टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पावर है। तो यहाँ पे नेपाल में भी जस्ट वैसी ही है कि जो पावर है इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की, वो किसके पास है, नेपाल के लोगों के पास है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। नाउ नेक्स्ट हमारा फीचर आता है प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी। अब जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकती है कि नेपाल की गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है अगर कोई एक्सट्रीम डेंजर का केस है कंट्री के लिए। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या कर सकती है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, सो दैट स्टेबिलिटी रहे, सिक्योरिटी रहे। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये परमिशन दे रखी है, गवर्नमेंट को ये अलाउ कर रखा है दैट यू कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अगर कोई एक्सट्रीम डेंजर का केस है तो, सो दैट क्या चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो ये हमने देखे कुछ फीचर्स ऑफ नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आए होंगे, बट इन केस फिर भी किसी भी पॉइंट में या किसी भी चीज़ में डाउट रहता है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल या यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। ओके, एंड प्लीज डू लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मेरी क्या चीज़ सही जा रही है और क्या चीज़ मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो ऐसे में प्लीज़ मुझे आप अपने फीडबैक्स के थ्रू बताइए। तो ऐसे में मुझे वो तभी पता लग सकता है जब आप लोग मुझे अपने फीडबैक्स के थ्रू बताएंगे कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट फॉर यू गाइस। So please do let me know all your valuable feedbacks. So yeah, bye bye, take care.